Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on Control Systems. तो we are live. फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए भाई. आज से नई यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. That is your frequency response analysis. तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस. तो काफी मजा आने वाला है. आप जैसा जानते हो, मैंने पहले भी बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द एंटायर कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक है, पूरे कंट्रोल सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस. ठीक है, फटाफट से आ जाइए सभी लोग. चलिए शुरू करें फिर भाई. तैयार हैं सभी लोग? स्टार्ट किया जाए. चलिए, तो भाई टाइम डोमेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी डोमेन की अगर हम बात करें कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क होता है, तो देखो यार, टाइम डोमेन में जितने भी फंक्शन आप पढ़ते हो, वेदर इट इज द इनपुट और इट इज द आउटपुट, ऑल टर्म्स आर द फंक्शंस ऑफ टाइम. किसके फंक्शन पढ़ते हो बेटा आप? टाइम के फंक्शन. वहीं जब आप बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द फंक्शंस एज अ वेरिएबल्स एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी देखो, जब आप लोग टाइम डोमेन पढ़ रहे थे, तो आप ऐसा बोल रहे थे. ठीक है, जस्ट अ मिनट. तो जब आप टाइम डोमेन पढ़ रहे थे बच्चों, तब आप इस टाइप से बोल रहे थे कि एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हमने अगर इनपुट लगाया R of t, तो व्हाट डू वी गेट एज द आउटपुट? वी गेट द आउटपुट एज C of t. और यहां पे बीच में होता है H of t. दिस इज सेड टू बी द इंपल्स रिस्पॉन्स. क्या बोलते हो? इंपल्स रिस्पॉन्स. और जो आप लैपलास डोमेन में फॉलो करते हो बेटा, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी द टाइम डोमेन अप्रोच ओनली. अगर आप लैपलास डोमेन में दिखाते हो ना, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, तब भी आप बात करते हो किसकी? टाइम डोमेन की. तो आप ऐसा नहीं कहते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप ऐसा नहीं बोलते हो कि तीन अलग अलग डोमेन है. लैपलास में भी सॉल्व करते हो तो यू कॉल इट ओनली एज द टाइम डोमेन. H of s, this is called as the transfer function. Correct? This is what? This is called as your transfer function. यहां पे आप कहते हो इनपुट इज R of s and your output is C of s. इनपुट है R of s और आपका आउटपुट क्या है बेटा? C of s. ये आप कहते हो टाइम डोमेन के अंदर. वहीं जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो, उसका मतलब क्या होता है कि सभी फंक्शंस जो है ना आपके फ्रीक्वेंसी के फंक्शन होंगे. whatever functions you study, they are all the functions of frequency r j omega. यानी यहां पे बेटा लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात नहीं होती, यहां पे बात होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म की. और ये जो आपका एच जे ओमेगा होता है ना, जैसे एच ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. तो एच ऑफ जे ओमेगा इज कॉल्ड एज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जैसे एच ऑफ एस कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन. तो यहां पे क्या होता है भाई? whenever we are talking about the whenever we are talking about the frequency response, we consider Fourier transform instead of Laplace transform. अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आने की जरूरत क्या पड़ती है? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए कि टाइम डोमेन की जगह हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों आए. यार, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ना बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारी टाइम डोमेन में ले पाना ना पॉसिबल नहीं होता. जैसे किसी सिस्टम की बैंडविड्थ, ठीक है, कि एक सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज को घेरा हुआ है,
या कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में एक सिस्टम आपका फैला हुआ है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लो आप फिल्टर बनाते हो, फिल्टर तो आप लोग समझते होगे बेटा, पानी वाला फिल्टर नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला फिल्टर। तो जैसे आप फिल्टर बनाते हो मेरे बच्चों, तो फिल्टर जो बनता है ना फिल्टर जो आपका बनता है, दैट फिल्टर इज ऑलवेज डिजाइंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। किस में डिजाइन किया जाता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डिजाइन किया जाता है। तो वहां पे जब हम फिल्टर्स की बात करते हैं, तो फिल्टर्स के लिए मजबूरी है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे। व्हाई? बिकॉज फिल्टर इज बेसिकली अ डिवाइस that allows certain frequencies to pass while it stops other frequencies। कुछ frequencies को allow कर देता है इनपुट से आउटपुट ट्रैवल करने के लिए, और बाकी की frequencies को stop कर लेता है। It does not allow them to pass through the filter। तो बेटा जब बात हो रही है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर रहा है और कौन सी फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर रहा है, तो ऑलवेज वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डोमेन। समझे? तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहां फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात आती है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन का आप ऐसे भी समझ सकते हो यूजेज, जैसे मान लो यार कि मेरा स्पीच सिग्नल है, तो मेरे स्पीच सिग्नल में ना कौन सी फ्रीक्वेंसी डोमिनेट कर रही है, क्योंकि मेरा स्पीच सिग्नल देखो कोई साइनोसोइडल सिग्नल तो है नहीं, तो ये साइनोसोइडल सिग्नल नहीं है, यानी इट विल ऑलवेज कंटेन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। बट मेरी आवाज का भारीपन, मेरी आवाज का तेजपन, शार्पनेस, ये सारी डिफाइन होती है इसके स्पेक्ट्रम से। यानी यहां पे कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, कौन सी फ्रीक्वेंसी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसके अनुसार डिसाइड होता है कि मेरी वॉइस का टोन कैसा आने वाला है। तो जैसे आप देखते हो लड़कियों की जो जनरली आवाज होती है वो काफी शार्प होती है, लड़कों की जो आवाज होती है बेटा वो भारी होती है। इसका रीजन क्या होता है? लड़कियों की आवाज में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्यादा होता है, लड़कों की आवाज में लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। यानी इस तरह के एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आप कहां कर सकते हो बेटा? सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो इन केस ऑफ योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। मुझे बताओ समझ में आया? फ्रीक्वेंसी डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बोलिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लियर हुआ भाई? जल्दी से बताइए भाई। सोनू भाई कह रहे हैं यहां पे डैम्पिंग फैक्टर नहीं रहता। बेटा यहां पे देखो ऐसा नहीं बोलोगे डैम्पिंग फैक्टर नहीं रहता, बहुत रूडिमेंट्री बात हो गई है। यहां पे लैपलास की जगह फोरियर ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में सिर्फ जे ओमेगा होता है, या ये कह सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज द वर्जन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म व्हेन यू बेसिकली टॉक अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर आप इमेजिनरी एक्सिस पे लेते हो ना, तो लैपलास आपका फोरियर बन जाता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई और बताऊं बेटा, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका लैपलास तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट उनका फोरियर आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है? बहुत सारे आपके ऐसे फंक्शन होंगे जिनका लैपलास एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट उनका फोरियर आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ भाई? बताइए, चलिए आगे चला जाए। अब देखो यार, जब आप टाइम रिस्पॉन्स की बात करते हो, टाइम रिस्पॉन्स में आप आउटपुट कैसे निकालते हो? टाइम रिस्पॉन्स के अंदर आउटपुट निकालने का बड़ा सीधा साधारण सा तरीका है कि भाई y ऑफ s इज सिंपली x ऑफ s इंटू h ऑफ s। मैंने बताया ना, लैपलास डोमेन को भी आप टाइम डोमेन की तरह ही ट्रीट करते हैं बच्चों। आप लैपलास को भी टाइम डोमेन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आप y ऑफ s निकाल लेते हैं सिंपली x ऑफ s इंटू h ऑफ s, एंड देन y ऑफ t is nothing but inverse Laplace transform of y of s। इस टाइप से आप क्या निकाल देते हैं? टाइम डोमेन का फंक्शन। बात क्लियर है? इस टाइप से आप टाइम डोमेन का फंक्शन निकाल देते हैं। पहले आप लैपलास डोमेन में निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर आप टाइम डोमेन में निकालते हैं बाय टेकिंग द इनवर्स लैपलास। अब जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो बेटा, जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो तो आपका इनपुट कैसा लगाया जाता है? साइनोसोइडल। कैसा लगाया जाता है? साइनोसोइडल।
साइनोसोइडल ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि साइनोसोइडल की ना एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो आवाज है बेटा वो साइनोसोइडल नहीं है, तो मेरी आवाज के अंदर ना बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। मेरी जो वॉइस आपको सुनाई दे रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दैट आर कंटेन्ड इन माय वॉइस। लेकिन लेकिन जब आप बात करते हो ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो आप बात करते हो एक एक फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या क्या आउटपुट मिलता है। तो आप ऐसे ही सिग्नल लेके चलते हो जहां पे कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप लगाएं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही इनपुट आप लगा रहे हैं, तो दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग द साइनोसोइडल इनपुट। सिद्धार्थ भाई गैस करो, कंट्रोल सिस्टम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आपको क्या लगता है ये कंट्रोल, ये रूट लोकस से इजी होगी या डिफिकल्ट होगी? गैस करो। और वैसे बड़ा बेतुका सा सवाल है यार, सीखने के ऊपर है ना तुम्हारे, तुम सीखोगे नहीं तो सभी चीज टफ है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एच ऑफ एस को हम रिप्लेस कर देते हैं बेटा, किससे? एच ऑफ एस को हम रिप्लेस कर देते हैं एच ऑफ जे ओमेगा से, करेक्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑन इमेजिनरी एक्सेस, ऑन इमेजिनरी एक्सेस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और वैसे तो मुझे लगता है ना कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है रूट लोकस की, तो रूट लोकस टफ तो नहीं लग रहा होगा भाई, ठीक है। हाँ, आइगन फंक्शन होता है साइनोसॉइड, सही बात है, बट वही एक कारण नहीं है बेटा। यहां पे कारण ये भी होता है कि आप जो है ना एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट देखना चाहते हो, तभी तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलोगे कि हाउ द रिस्पॉन्स वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज जो अभी वो पूछ रहा था, सोनू पूछ रहा था कि भाई यहाँ पे हमारा सिग्मा 0 हो गया, डैम्पिंग फैक्टर चला गया, तो वही मैं बोल रहा हूं कि ऑन इमेजिनरी एक्सिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल कन्वर्ज टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वाई जे ओमेगा। अब यहां पे पता है आउटपुट कैसे आता है, टाइम डोमेन में ही आ जाता है सीधे सीधे। ऐसे लिखते हैं, ए इंटू मॉड ऑफ एच जे ओमेगा साइन, ये अभी मैं आपको आगे कराऊंगा, अभी साइन ओमेगा टी प्लस एंगल एच जे ओमेगा। ये जो मॉड एच जे ओमेगा आ रहा है, दिस इज सेट टू बी द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। जैसे एच जे ओमेगा को आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोला ना, तो मॉड ऑफ एच जे ओमेगा इज एक्चुअली सेट टू बी मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, एंड एंगल एच जे ओमेगा is actually called as your phase response। तो आप क्या बोलते हो बेटा, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो फेज होता है बेटा, दैट फेज बिकम्स एडेड, दैट फेज बिकम्स एडेड, ठीक है। बट ये ध्यान रखेंगे, जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं तो आप लैप्लास डोमेन या एस डोमेन की सिर्फ एक इमेजिनरी एक्सेस को यूज कर रहे हैं, ना तो राइट हाफ प्लेन को, ना ही लेफ्ट हाफ प्लेन को। तो टाइम डोमेन के अंदर बेटा देखिए आप क्या क्या पढ़ते हैं, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का आप यूज करते हैं, आप रूट लोकस क्राइटेरिया का यूज करते हैं। दीज आर सेड टू बी द टाइम डोमेन अप्रोचेस। क्या कहलाती हैं बेटा ये? टाइम डोमेन अप्रोचेस। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू मेक यूज ऑफ द बोडे प्लॉट एंड यू मेक यूज ऑफ योर नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू मेक यूज ऑफ द बोडे प्लॉट एंड यू मेक यूज ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट। तो यहां पे आपको काफी मजा आएगा ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने में, बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट। पोलर प्लॉट भी होता है लेकिन वो नाइक्विस्ट प्लॉट का सबसेट ही है, इसीलिए मैं उसको अलग से नहीं बोल रहा हूं। पोलर प्लॉट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। और टाइम डोमेन में आप एस रखोगे कितना, यहां पे एस रखोगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यानी कॉम्प्लेक्स रहती है एस की वैल्यू। रूट लोकस में आपने देखा था ना, एस जो है आपका कॉम्प्लेक्स आता है, इसमें रियल एक्सिस पे भी आता है, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स भी आता है। और यहां पे आप एस को रखते हो जे ओमेगा, यानी दिस इज टेकन टू बी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी।
ठीक है भाई। अब आते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स पे। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर दो पार्ट होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। आपने एस की जगह जब जे ओमेगा डाला तो आपको एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिली। कॉम्प्लेक्स वैल्यू को जब आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो यू राइट इट एज अ मैग्नीट्यूड एंड एज एन एंगल। तो जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सेड टू बी द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, एंड जो एंगल होता है दैट इज सेड टू बी द फेज रिस्पॉन्स। अब आप देखिएगा, जैसे अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, आप देखिएगा अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है T of S, that is basically what? That is basically Laplace transform of impulse response. Correct? जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स। सेम वे में बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। व्हाट डू यू टॉक अबाउट? यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जहां पे आप बोलते हो टी जे ओमेगा। क्या बोलते हो? टी जे ओमेगा, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ये फर्क होता है। तो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, और आप टाइम डोमेन के अंदर या लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, आप ये कह सकते हो एस डोमेन के अंदर। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है बेटा टी जे ओमेगा is obtained by replacing S by J ओमेगा इन ट्रांसफर फंक्शन। आपको क्या करना होता है? S की जगह बेटा J ओमेगा डालना होता है इन योर ट्रांसफर फंक्शन। अगर आप S की जगह एक इमेजिनरी नंबर डाल दोगे बेटा, तो ये जो टीजे ओमेगा आएगा दिस विल कम आउट टू बी कॉम्प्लेक्स, दिस विल कम आउट टू बी कॉम्प्लेक्स। तो जब आप इसकी पोलर फॉर्म की बात करेंगे, जब मेरे बच्चों आप इसके पोलर फॉर्म की बात करेंगे, तो पोलर फॉर्म में दो चीजें होती हैं। वन इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट। बताया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आर्ग्यूमेंट को यहां पे आप फेज कह देते हो। क्या कह देते हो? आर्ग्यूमेंट को फेज कह देते हो। आपको याद है मैंने आपको दिखाया भी था रूट लोकस के अंदर कि अलग अलग क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप क्या करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना जानते हो ना बच्चों। तो जब आप ऐसा ड्रॉ करते हो ग्राफ, प्लॉट ऑफ मॉड टी जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा, प्लॉट ऑफ मॉड टी जे ओमेगा वर्सेस ओमेगा is called as magnitude response. And plot of angle tj omega versus omega is called as your phase response. इवन जब आप बोडे प्लॉट में जाओगे ना बेटा, तो आप दो ग्राफ बनाओगे, एक मैग्नीट्यूड का एक एंगल का। तो बोडे प्लॉट के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक को बोलते हैं बोडे फेज प्लॉट। तो जब बोडे प्लॉट पढ़ेंगे तो यही दो चीजों का ग्राफ बनेगा। मुझे बताओ समझ में आया? और ये सिग्नल सिस्टम के लिए भी ध्यान रखना बेटा, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड वाला और फेज वाला। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला होता है बेटा और फेज वाला होता है। क्लियर है भाई यहां तक?
बताओ यस। चलिए अब देखिए आउटपुट फॉर अ साइनोसोइडल इनपुट अगर हमें निकालना है, अगर हमें साइनोसोइडल आउटपुट इनपुट का आउटपुट निकालना है। अब आप कहें कि सर लैपलास से क्यों नहीं यूज कर सकते? सर लैपलास तो क्या होता है सर, लैपलास का सबसेट ही तो है फोरियर। लैपलास में एस की जगह जे ओमेगा डाला तभी तो फोरियर आया। तो सर हम तो लैपलास से करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे ये वाला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जस्ट अ मिनट। जैसे चलो ये ले लो, सेम हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। यार को सेम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं। मैं दो तरह से दिखाऊंगा, फोरियर से और आपको लैपलास से। अब देखो फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म, फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म वी हैव टू कंसीडर यहां पे साइन का यूनिलेटरल लेना पड़ेगा ना बेटा, साइन का यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन का ना बाइलेटरल होता नहीं है, साइन का बाइलेटरल होता नहीं है। तो आप कहोगे कि आर ऑफ एस इज 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। कितना क्या कहोगे? 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। बेटा देखो जैसे मान लो विकास भाई, यहां एस की जगह जे ओमेगा रखो, मुझे बताना ये रियल आएगा कि कॉम्प्लेक्स आएगा कि इमेजिनरी आएगा। एस की जगह जे ओमेगा रखो जरा इस फंक्शन में, बताओ रियल, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स? बस एस की जगह जे ओमेगा रख दो, नीचे क्या बनेगा? 2 प्लस जे ओमेगा बनेगा ना, कॉम्प्लेक्स आया ना, इसीलिए बोला। ये आ गया भाई। अब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे भाई कि y ऑफ s is h of s into r of s 2 बाय, ये आपने बोला। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहोगे, -2 डालोगे 2/8, प्लस आप ये कहोगे कि इसके लिए सर ऐसे ले लो ए एस प्लस बी बाय एस स्क्वायर प्लस 4। देखे जरा यहां पे 8s 8a s स्क्वायर और 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 8a स्क्वायर, 8a प्लस 2 इज 0, a आ गया -1/4, 8 इंटू 2 16b, और यहां पे आ रहा है 8, 16b प्लस 8 इक्वल टू 2। फिर से देख लेते हैं जरा, नहीं 16b प्लस 8 इक्वल टू 16, 8 इंटू 2 16 है, एक सेकेंड, 8bs, 8bs भी तो बनेगा, 8bs, तो आपका b तो 0 ही आ गया। सेकेंड यार, नहीं यार, जस्ट अ मिनट, a आपका आया यहाँ पे 8as स्क्वायर और यहाँ से 2s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, तो 8a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -1/4। फिर 8bs प्लस 2as, ठीक है, 8b प्लस 16a प्लस 8b प्लस 16a, तो b इज -2a, b आ गया हाफ। यही बन रहा है ना, देखना जरा। सर ये पीएफ कैसे निकालते हैं? पावर फैक्टर कह रहे हो? पावर फैक्टर इस क्लास में पूछ रहे हो? पार्शियल फ्रैक्शन कह रहे हो? पार्शियल फ्रैक्शन बेटा मैंने पढ़ाया तो है लैपलास ट्रांसफॉर्म वाले टॉपिक में, इसी में कंट्रोल में। शुरुआत का लेक्चर नहीं देखे हो क्या? अब यहां से आपका y ऑफ s कितना आ गया? ये आ गया 1/4
-1/4 प्लस 1/2 को ना आप ऐसे लिख लो, क्योंकि साइन बनाने के लिए आपको ऊपर 2 भी तो चाहिए होगा, तो 1/4 इंटू 2 कर दिया। अब यहां से देखो y ऑफ t कितना आ गया, ये आया। अब आप √2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। वन बाय √2 को आप लिख दो cos π/4 और इधर sin π/4। पहली टर्म में लिख दो बेटा cos π/4 और दूसरी टर्म में लिख दो sin π/4। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, या सॉरी पहली टर्म में जो है ये बन गया ना। अब बेटा यहां पे ये जो आपका 1/4 e⁻⁻2t आ रहा है, ये ट्रांजिएंट है। ये क्या है? ये आपका ट्रांजिएंट है, क्योंकि ये इंफिनिटी में जाके खत्म हो जाएगा। और यहां पे ये स्टेडी स्टेट है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टेडी स्टेट को हमेशा ये मत समझना कांस्टेंट होती है। स्टेडी स्टेट का बेसिक मतलब होता है जहां आउटपुट का नेचर इनपुट जैसा आ जाए। तो अगर आपका इनपुट साइनोसोइडल है तो साइनोसोइडल ही स्टेडी स्टेट होगी। जैसे आप कहोगे लेकिन सर आपने तो टाइम डोमेन जब हम पढ़ रहे थे तब साइनोसोइडल ऑसिलेशन को ट्रांजिएंट बोला था। वहां मैंने ऐसा क्यों बोला था बेटा? वहां पे आपने इनपुट लगाया था यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप लगाया था ना, माने फ्लैट लगाया था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि अंडर स्टेडी स्टेट मेरा आउटपुट भी फ्लैट आना चाहिए। तो आउटपुट में अगर वेरिएशन आ रहा था तो दैट वाज कंसीडर्ड टू बी अ ट्रांजिएंट बिहेवियर। यहां पे इनपुट आपने ऑसिलेटिंग लगाया है, तो यही चीज मेरी स्टेडी स्टेट होगी। स्टेडी स्टेट बिहेवियर जो होता है आउटपुट का, दैट शुड रिजेंबल द इनपुट। क्लियर? अब देखो जनरली जब आप लैपलास की जगह फोरियर डोमेन में करते हैं तब आप कैसे करते हैं मैं बताता हूं। ये देखो ये एच जे ओमेगा है, आप इसको ना ω0t कह दो। ω0 कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या करते हैं कि पहले सब्स्टिट्यूट j ओमेगा इन प्लेस ऑफ s इन ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, कंप्यूट एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ω0, जहां पे कि आपका ω0 क्या है भाई? इनपुट फ्रीक्वेंसी। ω0 क्या है आपका? इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो एच जे ω0 आएगा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसका आपका क्या होगा? एक एंगल भी होगा। यहां पे इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक एंगल भी होगा। अब आप जब आउटपुट लिखेंगे ना मेरे बच्चों, जब आप आउटपुट लिखेंगे तो आउटपुट में आप क्या लिखेंगे? a इंटू मॉड एच जे ω0, ठीक है, साइन। तो यानी मैग्नीट्यूड तो आपने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन के बच्चों, मैग्नीट्यूड तो आपने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया एज अ एम्पलीट्यूड, और एंगल आप अंदर ऐड कर देते हो साइन के। इस टाइप से आपको आउटपुट निकालना होता है व्हेनेवर यू हैव अ साइनोसॉइडल इनपुट। तो इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूं इसको बाय एन एग्जांपल। अब मैं आपको करके दिखाता हूं इसको बाय एन एग्जांपल।
ये देखो यहां पे सेम एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको करेंगे कैसे ये देखना जरा। अब मैं क्या कहता हूं, पहले आप s की जगह j ओमेगा डालिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, देखो भाई विकास, ये आ गया j ओमेगा प्लस 2। अब यहां पे ये जो इनपुट है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो आप जब 2 वाली फ्रीक्वेंसी पे निकालेंगे तो दिस विल बी 1/2 प्लस J2। कितना आ गया, 1/2 प्लस J2। अब यहां पे क्या है, इनपुट कॉस दिया था, ओहो कॉस था तो चलो कॉस कर लो, कॉस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही आउटपुट में आएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे क्या है, ये कहां से लाइन आ गई, यहां पे देखो बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, सूरज भाई पहले ये तो बताओ तुमने देखा था कि नहीं देखा था अभी तक लैपलास वाला लेक्चर। ये जो आपके पास आ रहा है बेटा 2 प्लस J2, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे, अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका फेज कितना होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, यानी 45 डिग्री, और ये आ गया 2√2, ठीक है। √8 बनेगा ना 2√2। अब यहां पे क्या होगा भाई, अब आपका HJ ओमेगा नॉट जो है ना, ये इसको आप ऐसे लिख लो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर के कारण ना इसका एंगल नेगेटिव हो जाएगा। जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसका एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जो भी आपकी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसका एंगल आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो -45 आ गया। अब क्या करेंगे आप लिखेंगे y ऑफ t, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 1 में मल्टीप्लाई किया, 1/2√2, एंगल साइन के अंदर ले जाइए, ये हो गया भाई 1/2√2 साइन 2t माइनस 45। देखना यही वैल्यू नहीं आ रही थी, 1/2√2 साइन 2t माइनस 45। तो ये ट्रांजिएंट कहां गया, ये ट्रांजिएंट अंडर स्टेडी स्टेट खत्म हो गया। जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं किसकी, स्टेडी स्टेट की। किसकी बात करते हैं, स्टेडी स्टेट की। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंडर स्टेडी स्टेट any transient terms if present in response die out। समझे क्या फर्क है दोनों अप्रोचेस में, बताओ मेरे को, समझ में आया दोनों अप्रोचेस में क्या फर्क है। देखो यार, लैपलास में जब आपने यूनिलेटरल लिया तो आपने जीरो से कंसीडर किया। सुनिएगा ध्यान से बेटा, ये सिर्फ साइनोसोइडल के लिए चलता है ध्रुवा, आपके पास ऑल्टरनेटिव थोड़ी ना है कि लैपलास की जगह इसे लगा लो, ये सिर्फ साइनोसोइडल में। सुनो, आपने जब लैपलास में यूनिलेटरल लिया, यूनिलेटरल लैपलास का क्या मतलब होता है बच्चों, जीरो से इंफिनिटी, करेक्ट। यूनिलेटरल का मतलब होता है जीरो से इंफिनिटी। तो जीरो से इंफिनिटी जब आपने लैपलास लिया तो आपने ये माना कि ये जो इनपुट था ये कब लगाया गया, जीरो पे। अगर मेरे बच्चों आप जीरो पे अचानक से इनपुट लगाओगे तो ट्रांजिएंट तो बनेगा ही। इसीलिए देखो लैपलास वाले में ना ट्रांजिएंट आ रहा था। रुको मैं इस स्लाइड को पीछे सरका देता हूं, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, जब आपने लैपलास लिया था तो यहां पे ट्रांजिएंट आ रहा था, क्योंकि आप ये मान रहे थे यूनिलेटरल लेते वक्त कि आपने जीरो पे इनपुट को लगाया। यहां पे आपने स्टेडी स्टेट एनालिसिस किया, यानी इनपुट लंबे समय से लगा हुआ है, इनपुट हमेशा से प्रेजेंट है, तो कोई ट्रांजिएंट का टर्म नहीं आया, ठीक है, कोई ट्रांजिएंट का टर्म नहीं आया। सिद्धार्थ भाई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए वर्क करेगा, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। बट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल तो होता ही साइनोसॉइड है ना। बट आप ये समझिएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आप क्या इनपुट लगाएंगे, आप इनपुट लगाएंगे साइनोसॉइड, वहां पे ये अप्रोच आपकी काम कर जाती है। और बाकी हर तरह के इनपुट के लिए क्या लगता है, लैपलास।
इसीलिए अगर आपको याद भी हो बेटा, जब मैंने नेटवर्क भी पढ़ाया था, जिन लोगों ने मेरे से नेटवर्क पढ़ा हुआ है उन लोगों को एक चीज पता होगी, मैंने बताया था कोई भी रैंडम अगर सोर्स लग जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, इंपल्स आ जाए, यूनिट स्टेप आ जाए, कुछ भी आ जाए रैंडम, तो लैप्लास लग जाएगा। जब प्रॉपर डीसी सोर्स आता है तो ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन लगाते हैं, और जब साइनोसोइडल सोर्स आता है तो अगेन बेटा आप फोरियर वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं। समझ गए? तो फोरियर वाली अप्रोच कब फॉलो करनी है? व्हेनेवर योर इनपुट इज साइनोसोइडल। ये लैप्लास से इजी पड़ती है, लैप्लास में एक्स्ट्रा टर्म आती है दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिएंट। अप्रोच भी लंबा है, टर्म भी एक्स्ट्रा आएगी। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्टेडी स्टेट, तो फोरियर में हमको डायरेक्टली स्टेडी स्टेट मिल जाती है, लैप्लास में ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट मिलता है। ठीक है भाई, अब बताओ मुझे, क्लियर? जल्दी से कंफर्म कर दो भाई। क्लियर हुआ या नहीं, एक बार कंफर्म कर दो भाई, तब हम आगे चलें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना फोरियर में क्यों आ रहे हैं? चलिए, अब देखो यार, एक नेटवर्क का आउटपुट आपको निकालना है। एक नेटवर्क का आउटपुट आप लोग निकालिए। यहां पे आपने बेटा इनपुट के तौर पे लगाया आरटी, आउटपुट पे आप ले रहे हो वाईटी। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कीजिएगा भाई, स्टेडी स्टेट ही क्यों मिलती है फोरियर में? क्योंकि बेटा साइन ओमेगा टी के आगे दिव्यांजलि कोई यूटी वगैरह नहीं है ना। इसका मतलब है साइन ओमेगा टी कब से चला आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से। अब जो चीज माइनस इंफिनिटी से चली आ रही होगी, अगर आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखोगे, जैसे आपने बोला मुझे 10 सेकंड पे देखना है, तो माइनस इंफिनिटी से 10 सेकंड तक कितना टाइम हो गया? इनफाइनाइट टाइम। तो उतने में सिस्टम आपका सेटल हो चुका रहता है, यानी आपको क्या मिल जाता है? स्टेडी स्टेट। आपको क्या मिल जाता है बच्चे? स्टेडी स्टेट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो देखो, इसको पहले लैप्लास से ट्राई करते हैं, लैप्लास से फोरियर में चले चलेंगे। वैसे तो जिन्होंने नेटवर्क का एसी एनालिसिस पढ़ा है वो डायरेक्ट ही कर लेंगे। यहां पे अगर आप लैप्लास से फोरियर में जाते हो तो इंडक्टर को क्या लिखोगे? 3s। इसको तो 6 से लिखोगे। आप लिखोगे YS बाय RS, वोल्टेज डिवीजन के अनुसार इट विल बी 3s बाय 3s प्लस 6। आप क्या लिखोगे? 3s बाय 3s प्लस 6। अब यहां पे आप क्या कहोगे कि ये h ऑफ s हो गया, 3 या तो कॉमन ही निकाल लो। अब मैंने क्या तरीका बताया बेटा कि h ऑफ s से आप जाइए h ऑफ j ओमेगा में, ये बनेगा j ओमेगा बाय, ये मैंने कराया था बेटा लैप्लास के अंदर, याद है ना, नेटवर्क के एलिमेंट्स भी, जब ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा रहा था कि इंडक्टर को लिखते हैं 1 SL और कैपेसिटर को लिखते हैं 1 बाय SC। अब यहां पे देखिए भाई, ये आ गया h ऑफ j ओमेगा। अब इनपुट के अनुसार ओमेगा नॉट कितना है? 2 है। तो h ऑफ j ओमेगा नॉट, अगर ओमेगा नॉट की जगह 2 डालोगे, J2 बाय 2 प्लस J2। अब मेरे भाई अगर मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड ये हो गया, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड। एंगल होते हैं सबट्रैक्ट,
जे की वजह से न्यूमरेटर का एंगल है 90, डिनोमिनेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स 2/2। डिनोमिनेटर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना 2 + J2, तो उसका एंगल सिंपल tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल, और न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल। ठीक है, न्यूमरेटर एंगल माइनस योर डिनोमिनेटर का एंगल। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 2/2√2 एंगल 45। अब आप क्या लिखेंगे, y ऑफ t, इनपुट 2 sin 2t है ना, 2/2√2, एंगल ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 1/√2 बन गया ना, या √2 बना, सॉरी √2 बन गया। आप लोग का यार 1/√2 कैसे आ रहा है, √2 आ रहा है, ये तो √2 आ रहा है, ये तो 2 मल्टीप्लाई करना रह गया ना तुम लोगों का, इनपुट में इनपुट का 2 देखे ही नहीं है ना, यही किया ना, इनपुट का 2 नहीं देखा। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, यहां पे बताना है P क्या होगा, करिए जरा, P क्या होगा। ये जो है ना, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वही मैं सोच रहा 120 का फेस शिफ्ट कैसे आ गया। अब करो जरा इसे, पहले तुम लोग सही आंसर दिए थे, बाद में कुछ बच्चे 1/√2 1/√2 दिए हैं। आया भी आंसर, चलो कुछ लोगों का तो आया, देखते हैं। देखो ये दिया है S/S+P, तो H/J मैंने कर दिया J/J+P। अब आप इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे भाई, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, ओमेगा बाय, and what will be the angle, angle will be 90 minus tan inverse omega by p।
ये जो आपका yt आया ना, देखो इसको आप ऐसे लिख लो, cos 2t माइनस पाई बाय 2 माइनस 90 प्लस 30 लिख लो ना। ये पता है मैं क्यों लिख रहा हूं? मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच का फेज शिफ्ट 30 डिग्री है। ठीक है, दैट इज फेज शिफ्टेड फ्रॉम इनपुट बाय पाई अपॉन 6। फेज शिफ्टेड फ्रॉम इनपुट बाय पाई अपॉन 6। क्लियर है? अब क्या होता है भाई, यहां पे आप देखिएगा, आप क्या कहेंगे कि ये जो 90 माइनस इतना ही तो फेज शिफ्ट आना चाहिए बेटा। जो एच जे ओमेगा का एंगल होता है वही ना फेज शिफ्ट होता है आपका। तो tan इनवर्स ओमेगा बाय पी इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ओमेगा कितना लेके चलोगे? 2 लेके चलोगे, ओमेगा आप 2 डालोगे, तो 2 बाय पी इज tan 60। तो इससे p कितना आ गया? 2 बाय रूट 3। p कितना आ गया आपका? 2 बाय रूट 3। क्लियर है? क्लियर है भाई? p आपका 2 बाय रूट 3 आ रहा है। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो देखो भाई, जब कभी आप ट्रांजिएंट बिहेवियर पढ़ते हो किसी भी सिस्टम का, तो इनपुट लेते हो डेल्टा टी, यूनिट स्टेप या फिर रैंप। और वहीं जब आप स्टेडी स्टेट बिहेवियर पढ़ते हैं किसी सिस्टम का, देन यू बेसिकली प्रेफर द साइनोसोइडल काइंड ऑफ अ इनपुट। तब आपका इनपुट साइनोसोइड चलता है। ठीक है, ये वाला तो हो गया अपना, है ना? ये वाला तो डन है, साइन 2t वाला। आज अब हम सीधे चल रहे हैं बेटा सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे। या एक काम करता हूं, आपको एक स्लाइड में ना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी करा देता हूं, फिर सेकंड ऑर्डर पे चलता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का भी आइडिया दे देते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपका कैसा होता है बेटा? आप ऐसा लेके चलते हो ना, या फिर आप एक काम करो, आप ऐसे मान लो कि ऐसे ही होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। करेक्ट बात है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यही होता है भाई। अब इसके अंदर अगर आप जे ओमेगा में आते हो, पहले तो यहां पे ये लिख देते हैं कि यहां पे टी क्या कहलाता है बेटा हमारा? टी इज द टाइम कांस्टेंट। यहां पे आप क्या क्या टर्म पढ़ के आए थे बेटा? सेटलिंग टाइम 4t, अगर 2%, ये टाइम डोमेन में आप पढ़ के आ चुके हो ना। राइज टाइम था 2.2t और डिले टाइम था 0.693t। करेक्ट, ये सारी चीजें आपने टाइम डोमेन के अंदर पढ़ ली थी। These all are टाइम डोमेन पैरामीटर। ठीक है, ये सारे टाइम डोमेन पैरामीटर्स आप पढ़ चुके हो बेटा सेकंड चैप्टर के अंदर। अब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब लेकर के आता हूं इसे सिस्टम को, जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आता हूं, तो मैं क्या करता हूं? टी जे ओमेगा कितना होता है बताइए? के बाय 1 प्लस जे ओमेगा टी। ये होगा ना के बाय 1 प्लस जे ओमेगा टी। आप इसे मैग्नीट्यूड और फेज में तोड़ेंगे। करेक्ट, आप इसे मैग्नीट्यूड और फेज में तोड़ेंगे बेटा। मैग्नीट्यूड के अनुसार आप लिखेंगे के बाय अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, और एंगल तो बस डिनोमिनेटर का ही आएगा।
अब देखो यार, अगर आप बात करते हो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की, तो आप बात करते हो मैग्नीट्यूड के ग्राफ की अगेंस्ट ओमेगा। फेज रिस्पॉन्स की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ द फेज वर्सेस ओमेगा। ठीक है, अब देखिए भाई, मैं पहले मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट करना चाहूंगा। मैं ग्राफ आपको ना अलग एक्सेस पे ही दिखा रहा हूं, मतलब अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सेम स्लाइड पे ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ग्राफ बनाते हैं। देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा ड्रॉ करोगे, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड प्लॉट, और अगर आप फेज वर्सेस ओमेगा प्लॉट करोगे, दैट विल बी योर फेज प्लॉट। ठीक है, या आप कह सकते हो फेज रिस्पॉन्स। देखो, ये आपका मैग्नीट्यूड है बेटा वर्सेस ओमेगा, यहां पे आप ड्रॉ करने वाले हो फेज वर्सेस ओमेगा। अब मैग्नीट्यूड में आपको क्लियर दिख रहा है बेटा, सर प्रीवियस एग्जांपल में फेज शिफ्ट इनपुट और आउटपुट के सेम करके फ्रेम कर सकते हैं? समझा नहीं? सेम फेज शिफ्ट इनपुट और आउटपुट के सेम करके क्या कहना चाह रहे हो विकास भाई? नहीं क्लियर हुआ। हाँ, यहां पे देखो, एट ओमेगा इक्वल टू 0 मेरे बच्चों मैग्नीट्यूड कितना आएगा? के आएगा। एट ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0 आएगा। और ओमेगा को अगर 1/t डालोगे तो 1/t डालने पे 1/1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हुआ, k/√2। समझे क्या? अगर ओमेगा को 1/t डालोगे तो ये हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2। तो आपका मैग्नीट्यूड बेटा गिरते ही जा रहा है, करेक्ट? k से शुरू हो रहा है, बट देन इट इज डिक्रीजिंग एंड इट इज गोइंग टू 0। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऐसा ही बनेगा। अब इसके बाद देखिए, फेज की अगर बात करें, फेज है -tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 0 पे 0 देता है बेटा। tan इनवर्स आपका 0 पे 0 देता है, और tan इनवर्स इंफिनिटी पे देता है -90। tan इनवर्स आपका 0 पे 0 देता है और इंफिनिटी पे देता है -90। तो ये इस टाइप से चला जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पे देखिएगा, जब आप डालते हैं ना यहां पे k को t को सॉरी ओमेगा को 1/√2 सॉरी 1/t डालते हो। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको। दोनों ना ग्राफ मैच नहीं हो रहे। जब आप ओमेगा को 1/t डालेंगे ना, तो यहां पे आपको k/√2 मिलेगा, और यहां पे मिलना चाहिए बेटा -45 डिग्री, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आता है। थोड़ा और बेटर बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आएगा। अब यहां पे देखिएगा बेटा, जब आपने ओमेगा को डाला 1/t, ठीक है, तो ये k से आ गया k/√2, और ये एंगल आ गया आपका कितना? -45। -45 कैसे आया? tan इनवर्स में 1 आ जाएगा। tan इनवर्स में डाल दो ना, ओमेगा को 1/t, ओमेगा को 1/t डालोगे तो आपका क्या होगा? आपके tan इनवर्स में 1 आ जाएगा।
विकास भाई फेज शिफ्ट नहीं बोलेंगे, फेज बोलेंगे, फेज। फेज शिफ्ट का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस। आप कह रहे हो इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस सेम हो सकता है क्या? क्या मतलब हुआ इस बात का? आप ये बोलो इनपुट आउटपुट का फेज सेम हो सकता है क्या? हो सकता है, फिर ऐसा ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए जो कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट दे। समझे? फेज सेम हो सकता है, फेज शिफ्ट कैसे सेम हो सकता है बताओ? ये बात क्लियर हुई भाई यहां तक? अब यहां पे बेटा क्या करते हैं ना, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात आती है तो वी टॉक अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज बैंडविड्थ। हम क्या कहते हैं? हम बात करते हैं यहां पे एक टर्म की जिसको कहते हैं बैंडविड्थ। ये हम लोगों ने नेटवर्क में भी पढ़ा था भाई, रेजोनेंस के अंदर। बैंडविड्थ की अगर आप बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी over which response of a system is spread। कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में सिस्टम का रिस्पांस फैला हुआ है, दैट इज सेड टू बी द बैंडविड्थ। अब सर यूं तो ये यहां पे 0 से लेके इंफिनिटी तक जा ही रहा है। अगर आप इसका रिस्पांस देखोगे 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसे सोचा जाए तो बात तो सही है, जा तो ये इंफिनिटी तक रहा है। लेकिन बैंडविड्थ को फाइनाइट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम यहां पे कहते हैं वी consider frequency up to which magnitude response becomes 1 by root 2 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सिर्फ वहीं तक कंसीडर करते हो जहां पे 1 बाय रूट 2 आ जाए मैक्सिमम वैल्यू का। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बेटा क्योंकि 1 बाय रूट 2 पे क्या होता है ना, पावर इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो पावर जो हो जाती है वो मैक्सिमम पावर बाय 2 हो जाती है। इसीलिए इसको बोल देते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कह देते हैं बेटा जब रिस्पांस में पावर 50% से भी कम बचे, जब रिस्पांस के अंदर पावर 50% से भी कम बचे, या जब उसका मैग्नीट्यूड 1 बाय रूट 2 से भी नीचे चला जाए, तब आप कहोगे कि उसके अंदर इतनी कम पावर है दैट वी कैन इग्नोर। तो हम 50% एक थ्रेशोल्ड रख देते हैं। जब तक किसी भी सिग्नल की पावर 50% से अधिक है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे ही उसकी पावर 50% के नीचे चली गई वी विल इग्नोर इट। ठीक है, वी विल इग्नोर इट। तो हम कहते हैं व्हेन मैग्नीट्यूड बिकम्स लेस देन मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट 2 और पावर इज लेस देन P max by 2, we ignore the signal and say that signal does not exist। Say that signal does not exist। हम सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए बैंडविड्थ की बात आती है। तो बैंडविड्थ कितनी हो गई बेटा यहां पे लॉजिकली? तो बैंडविड्थ कितनी आ गई यहां पे? 1 बाय टी आ गई। बैंडविड्थ कितनी आ गई आपके पास? 1 बाय टी आ गई। तो आपका राइज टाइम और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट अगर आप देखें, राइज टाइम इंटू बैंडविड्थ, राइज टाइम 2.2 टी था ना, तो ये आ गया कितना? 2.2 आ गया। इसीलिए बहुत जगह हम ये बोलते हैं, ये टर्म यूज करते हैं कि राइज टाइम इंटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। राइज टाइम इंटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ? बताओ।
बैंडविड्थ का फंडा क्लियर हुआ? जहां पे सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1/√2 से कम हो जाए वहां पे हम कह देते हैं कि सिग्नल इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके आगे उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। तो आगे हम सिग्नल को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे हम लोग जो है ना सिग्नल को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, हम बोल देते हैं सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर भाई? जल्दी से बताइए, क्लियर है सभी को कि सिग्नल आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसको 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, लेकिन डेसिबल क्या होता है मैं आपको बोर्डे प्लॉट में आज सिखाऊंगा, है ना। अभी इसीलिए डेसिबल की तरफ नहीं जा रहा। अभी मैंने बस आपको क्या बताया, बैंडविड्थ का मतलब होता है एक सिस्टम का रिस्पॉन्स या एक सिग्नल कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में फैला हुआ है। यूं तो हर सिग्नल इनफाइनाइट तक फैलता है, लेकिन हम 1/√2 के नीचे इग्नोर कर देते हैं। वाई? हम ये कह देते हैं इसके नीचे पावर हाफ से भी कम हो जाएगी तो सिग्नल को इग्नोर किया जा सकता है। 50% इज अ थ्रेशोल्ड फॉर अस। अब चलते हैं भाई सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसा होता है आपका? इट इज बेसिकली ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, राइज टाइम सेटलिंग टाइम होगा? नहीं, राइज टाइम होगा बेटा, सेटलिंग टाइम तो अलग होता है ना, 4t। सोनू भाई राइज टाइम था ना 2.2t। कैसी बात कर रहे हो, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम सेम कब से होने लगा? दिव्या क्या कर रहे हो बेटा? 2.2t इंटू 1/t मल्टीप्लाई करोगे 2.2 आ गया, तो कांस्टेंट तो आ गया। यहां कोई भी तो वेरिएबल नहीं बचा राइट हैंड साइड पे मेरे बच्चे। इसमें समझने वाली बात क्या है? बैंडविड्थ 1/t है, राइज टाइम 2.2t है, कर लो मल्टीप्लाई। यार ऐसे नहीं करो यार तुम लोग। अब देखो, जब आप बेटा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आएंगे, अब चलो भाई थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो। ये बेसिक वाला पार्ट तो इस लेक्चर में कवर कर लें, फिर अगले लेक्चर से बोर्डे प्लॉट करेंगे ना। एस की जगह जे ओमेगा डाला है मैंने। अब देखो ये फर्स्ट टर्म जो है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो रियल हो गई, ये जो सेकंड टर्म है ये आपकी इमेजिनरी हो गई। आप क्या कीजिए अब यहां पे मेरे बच्चों, आप ओमेगा एन को ना नीचे ले आइए जरा। ये जो न्यूमरेटर में बैठे हैं ना भाई साहब ओमेगा एन के स्क्वायर, इनको जरा आप नीचे ले आइए। थोड़ा सा इनसे भी काम करवा लो, बड़े आराम से बैठे हैं ऊपर। अगर इनको नीचे लाओगे भाई तो 1 माइनस ये बना ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर, और यहां से भी एक ओमेगा कट जाएगा, ये बना। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, ओमेगा बाय ओमेगा एन को आप मान लेते हो एक नया वेरिएबल, दैट इज यू। आप क्या मान लेते हो, ओमेगा बाय ओमेगा एन को एक नया वेरिएबल मान लेते हो, दैट इज यू। जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। किस नाम से जानते हैं इसको? नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इसको नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? +2j जीटा u। ये हो गया ना 1 माइनस यू स्क्वायर +2j जीटा u। अब आप यहां पे क्या कहेंगे भाई, यहां पे आप इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लीजिए जरा। मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे?
और एंगल में क्या करेंगे, ये आ गया। ठीक है, ये क्लियर है ना। एंगल में और ये माइनस का आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का एंगल है ना, तो एंगल विल बी माइनस। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों इसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की। हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की। जो आपका मैग्नीट्यूड आया ना, अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करें, आपने मैग्नीट्यूड में वेरिएबल क्या कर दिया, ओमेगा की जगह यू आपने एक वेरिएबल कर दिया। आपने मेरे बच्चों ओमेगा की जगह यू एक वेरिएबल कर दिया। तो इसका ग्राफ बेटा जब सॉफ्टवेयर से प्लॉट करते हैं, देखो मैनुअली तो इसका ग्राफ प्लॉट करने में जमाना लग जाएगा, लेकिन इसका ग्राफ जब सॉफ्टवेयर से प्लॉट किया जाता है ना, तो इसका ग्राफ देखा कैसा जाता है, देखिएगा इसका ग्राफ प्रैक्टिकली देखा कैसे गया, इस टाइप से कि पहले बढ़ता है और मेरे बच्चों फिर एकदम से ये गिरने लगता है। पहले थोड़ी देर तक ये बढ़ता है यू के साथ, आफ्टर विच इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। सर पहले बढ़ क्यों रहा है बेटा, देखो अगर u बढ़ेगा तो शुरू में तो डिनोमिनेटर गिरेगा, अगर u बढ़ेगा तो शुरू में तो डिनोमिनेटर गिरेगा, तो ये वैल्यू बढ़ने लगती है। लेकिन बाद में u बढ़ने से इसके कारण डिनोमिनेटर आपका बढ़ने लगता है, तो ये वैल्यू फॉल करने लगती है। शुरू में ये फैक्टर डोमिनेट करता है, तो u बढ़ने के साथ डिनोमिनेटर कम, तो वैल्यू आपकी ज्यादा आती है। बाद में ये डोमिनेट करता है, u बढ़ने के साथ डिनोमिनेटर ज्यादा, तो वैल्यू आपकी गिरने लगती है। अब यहां पे मेरे बच्चों जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जिस फ्रीक्वेंसी पे आती है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, ये याद है ना, नेटवर्क में भी मैक्सिमम आउटपुट जहां मिलता था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जो वैल्यू आती है दैट इज सेड टू बी द रेजोनेंट पीक। क्या कहते हैं, रेजोनेंट पीक कहते हैं। क्लियर हो गई बात, जल्दी बताओ ये क्लियर है। तो ये m जो है ना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आप मॉड टीजे ओमेगा को ही मैग्नीट्यूड कहते हो। अब देखो सबसे पहला पैरामीटर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का आ रहा है, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच पीक ऑफ द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स अचीव्ड is the resonance frequency. The frequency at which the peak of the magnitude response is achieved is said to be the resonance frequency. तो मैं कहता हूं for maximum m, डिनोमिनेटर में ये ना u, बस डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। मैक्सिमम m पाने के लिए डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में तो वन ही है ना भाई, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये जीरो आया, ठीक है। अब ये हो गया 4, u से u कट गया, रुको एक सेकंड, यहां से एक सॉल्यूशन तो ये आ गया u बराबर 0, है ना। दोनों तरफ u को 0 रख दो तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक सॉल्यूशन तो यही आ गया u बराबर 0, करेक्ट। दूसरे सॉल्यूशन के लिए आप क्या कहते हो कि 1 माइनस यू स्क्वायर
ये देखो ये आ गया। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई ना। लास्ट स्टेप मैंने कैसे किया, मैंने यू की जगह वापस यही डाल दिया बेटा। ये जो यू माना था ना ओमेगा बाय ओमेगा एन, यू की जगह यही वैल्यू डाल दी, तो ओमेगा एन को राइट हैंड साइड ले गया। दिस इज कॉल्ड एज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज पे ध्यान देना, फॉर ओमेगा आर टू बी रियल, अगर आप चाहते हो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक रियल वैल्यू आए, जो कि आनी भी चाहिए भाई, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब तो होता नहीं, तो आपका रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। यानी 2 जीटा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 1, जीटा मस्ट बी लेस देन 1/√2। तो जीटा जब आपका 1/√2 से छोटा होता है तभी आपके पास ये वैल्यू रियल आती है। तो यानी आप क्या समझे, आप ये समझे कि भाई रेजोनेंस पीक is observed in frequency response if and only if zeta is less than 1/√2 at omega r ठीक है। तो आपका जीटा जो है ना 1/√2 से छोटा आना चाहिए, तभी आपको रेजोनेंस पीक मिलती है, और इस फ्रीक्वेंसी पे मिलती है जिसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये पीक होगी कितनी, बेसिकली रेजोनेंट पीक का वैल्यू क्या होगा ये कैसे मालूम चलेगा बेटा, फंक्शन में अगर आपने ओमेगा आर की वैल्यू डाल दी, अगर मेरे बच्चों आपने फंक्शन में ओमेगा आर की वैल्यू डाल दी, तो जो भी आपका मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द रेजोनेंस पीक। ठीक है। तो आपका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला क्या है, तो एट रेजोनेंस पीक यू कितना आया था, ये देखो मैंने u की जगह वैल्यू डाल दी। अब ये 1 से 1 तो कट ही गया, ये बन गया 4 जीटा 4 प्लस 4 जीटा स्क्वायर, अब 4 जीटा 4 माइनस 8 जीटा 4, ये 4 जीटा 4 माइनस 8 जीटा 4, ये कितना आ गया, आप 4 जीटा स्क्वायर कॉमन ले लो भाई। 4 जीटा स्क्वायर को अगर रूट के बाहर निकालते हो तो व्हाट विल इट बी, 2 जीटा, अंदर बचेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। 4 जीटा स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, लेकिन मेरे भाई ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन जीटा इज लेस देन 1/√2। ठीक है। पीक तो तभी आएगी ना, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब वैलिड है। ये जो आप वैल्यू डाल रहे हो, ये जो आप फॉर्मूला डाल रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला ही तभी डल सकता है व्हेन जीटा इज लेस देन 1/√2। अगर जीटा 1/√2 से छोटा नहीं हुआ
यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। सर क्या होगा अगर जीटा 1/√2 से बड़ा हो गया? देखते हैं क्या होगा अगर जीटा 1/√2 से बड़ा हो गया। जीटा 1/√2 से बड़ा हो जाने पे ना बेटा ये पीक वीक आपको नजर नहीं आती है। तब आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? रिस्पॉन्स लगातार डीके ही करता जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? जीटा अगर 1/√2 से बड़ा हो जाता है ना बेटा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपका रिस्पॉन्स था, मैंने क्या बताया था यहाँ शेप में कि शुरू में ये वाली टर्म डोमिनेट करती है, यू बढ़ने के साथ ये कम होता है, डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू बढ़ती है। अगर जीटा आप बड़ा ले लोगे तो यही वैल्यू डोमिनेट करेगी, फिर यू बढ़ने के साथ वैल्यू गिरती ही चली जाएगी। अगर जीटा आपने 1/√2 से बड़ा ले लिया तो सिर्फ यही टर्म डोमिनेट करेगी, फिर यू बढ़ने के साथ आपकी वैल्यू लगातार गिरती ही जाएगी, फिर बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, देखो एक ग्राफ आपका ऐसा था जीटा लेस देन 1/√2 पे, और एक ग्राफ आएगा जीटा ग्रेटर देन 1/√2 पे, लगातार गिरेगा ऐसे। इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, इट इज ग्रेजुअली गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो इस केस में बेटा आपको मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलती है आप खुद सोचो। इस केस में आपको जब आपका जीटा लेस देन 1/√2 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर विच इज ओमेगा एन, ये होता है। यहां पे जब जीटा आपका ग्रेटर देन 1/√2 है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है? जीरो पे, जीरो फ्रीक्वेंसी पे। समझे क्या भाई? इस टाइप से तब आपको जीरो फ्रीक्वेंसी पे ही मैक्सिमम मिल जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट द पीक ऑफ द रिस्पॉन्स। अब अगली टर्म आती है भैया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सी टर्म आती है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे आपका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स डीसी रिस्पॉन्स बाय √2 हो जाए उसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ भी कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी दिखाया था, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी दिखाया था बेटा, उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ आप कुछ भी बोल सकते हो। आपको रिस्पॉन्स कितना मिलना चाहिए? 1/√2 टाइम्स द डीसी रिस्पॉन्स। तो अब हमें क्या पता है? डीसी रिस्पॉन्स यानी कि मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0 कितना है? जीरो पे। जीरो पे अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया, देखो 1 है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 रखते हो तो मैग्नीट्यूड है 1, तो यानी मैग्नीट्यूड आपका ओमेगा सी पे कितना होगा? दैट विल बी 1/√2, दैट विल बी 1/√2। अब देखो आप क्या लिखते हो, 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर 4 जीटा स्क्वायर यू स्क्वायर रूट में 1/√2। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया 2। ठीक है, यहां से मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे ना u निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे u निकालना है। जरा क्वाड्रेटिक बना लो यहां पे, u की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 2 दैट इज 0। ये 1 माइनस 2 इज 1। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। अब यहां पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको u स्क्वायर मिलेगा एक्चुअली, माइनस बी, प्लस माइनस में माइनस तो लेना ही मत यार, प्लस ही लेना। वाई? क्योंकि u स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? u स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी आ सकता है भाई, इसीलिए माइनस मत लेना बंधुओं, प्लस ही लेना। अब यार यहां से क्या हुआ ना, माइनस अंदर ले जाओ, ये हो गया प्लस
1 + 1 ये हो जाएगा 2, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया भाई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये u स्क्वायर आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ओमेगा चाहिए, और ओमेगा के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे ओमेगा के लिए u चाहिए। तो सिंपल है यार, अब आगे की जर्नी तो काफी सिंपल है। ये देखो, तो ये ना बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन बनता है इसका। तो ये देखो, ये आ गई आपकी बैंडविड्थ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह दो, बैंडविड्थ कह दो, u की जगह ओमेगा बाय ओमेगा आर डाल देना। ये आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पे रिस्पॉन्स हो जाता है 1/√2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं बेटा, जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपको पता होने चाहिए इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जैसे एक क्वेश्चन देखिए जरा, एन अंडरडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम हैविंग अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉर्म हैज अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिखाया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है गेन के बताइए, यहां पे ये जो के लिखा है ये बताइए, और दूसरा पूछा है डैम्पिंग फैक्टर जीटा बताइए, के बताइए और जीटा बताइए। चलिए, चलो फटाफट कर दो भाई, 10-15 मिनट क्लास एक्सटेंड करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे बस, फिर फिनिश कर रहे हैं। और कल देखो शाम को आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी ना, तो कल शाम को आप लोगों का कंट्रोल का टेस्ट रहेगा बेटा। इस पे रेयर क्वेश्चन आता है विजय भाई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो मतलब दूर दूर तक नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस पीक पे एक बार को आ भी जाए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आने का चांस तो एकदम ना के बराबर है। क्या आया किसी का? यहां पे देखो भाई, यहां पे इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि डीसी गेन इज 1, है ना। डीसी गेन माने गेन एट जीरो फ्रीक्वेंसी, गेन एट ओमेगा इक्वल टू 0, दैट इज डीसी गेन, दैट इज 1। तो डीसी गेन कैसे निकलता है, एमएस, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसको 0 पे डाल दो, एस को अगर 0 डालोगे इट विल बी के ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन का स्क्वायर, दैट इज के। तो के तो आ गया 1, के तो सिंपल है 1। बेटा 2 ही 3 फॉर्मूला तो है, शॉर्ट नोट्स में मार्क कराया तो तुम उसको समरी में डाल लेना सिद्धार्थ भाई, इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स मार्क कराते रहता हूं कि तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये सारी चीजें लिखोगे ना, और इसको हाथ से लिखिएगा। अब ये देखो, यहां रेजोनेंस पीक दिख रही है 2.5, रेजोनेंस पीक दिख रही है 2.5। अगर एमआर आपका 2.5 है, घर जाके लिखा करो ना, फॉर्मूले समराइज किया करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो तुम लोग। जब तक खुद से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी टॉपिक में। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो जीटा स्क्वायर विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 0.04, 0.2। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक से जीटा स्क्वायर निकलेगा 0.2 के आसपास आएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। अगला देखिए,
रेजोनेंस पीक कितनी फ्रीक्वेंसी पे आएगा? कम ऑन, रेजोनेंस पीक कितनी फ्रीक्वेंसी पे आएगा? चलिए, हाँ भाई, 8.66। चलो देखें, देखो यार, यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है ओमेगा एन का स्क्वायर इज 100, ओमेगा एन इज 10 रेडियन पर सेकेंड। तो जीटा इज 0.5, ये लेस देन 1/√2 आ रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हो, यार सी आ रहा है, ये तो 8.66 कहाँ आ रहा है? सी आ रहा है, बी थोड़ी आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पीक निकालो, चलो फटाफट से। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पीक भाई, आया? अब देखो ओमेगा आर, ये हुआ। अब यहां पे क्या आ जाएगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज, लेकिन ध्यान रखना जीटा मस्ट बी लेस देन 1/√2। यहीं से मिल गया होगा वैसे तुम्हें आंसर तो, डी। बाकी रेजोनेंस पीक जो होती है, तो 1/2 इंटू 0.5, ये हो गया 1। जीटा स्क्वायर 0.75, 3/4। ठीक है, 1.15। नेक्स्ट भाई, कैलकुलेट अल्फा एंड के सच दैट द क्लोज लूप सिस्टम, मैं आपको क्लोज लूप सिस्टम बना के दिखा रहा हूं। क्लोज लूप सिस्टम हैज अ पीक of 1.04
at omega equal to 11.55. ये है देखो आपका के और अल्फा। ये क्लोज लूप सिस्टम है आपका, जिसमें के और अल्फा बताना है। करिए जरा। चलो भाई, कम ऑन एवरीवन। आया इसका आंसर? इसका अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लें, अब ये जो रेजोनेंस पीक दिया है ना 1.04, इससे जीटा निकालना पड़ेगा। अब इसमें कैलकुलेशन लगेगी यार। टू 2.08 होगा 1/2.08 स्क्वायर 0.23114 जीटा स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये हो गया 1 माइनस 1.23114। जीटा आ रहा है 0.637, ठीक है, और दूसरा आ रहा है 0.362। हमें ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये 0.707 के करीब है, ठीक है। 0.8 तो आ ही नहीं सकता ना नेहा बेटा, 0.707 से ऊपर चले गए तो रेजोनेंस पीक आएगा ही नहीं। 0.707 के ऊपर चले गए तो रेजोनेंस पीक तो आएगा ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूं यहां पे रेजोनेंस पीक वेरी क्लोज टू 1 है, दिस इज क्लोज टू 1, जो कि डीसी गेन होता है, इसलिए जीटा क्लोज टू 0.707, जीटा 0.707 के करीब आएगा, ठीक है। अब ये 11.55 जो है दैट इज ओमेगा एन, तो यहां से ओमेगा एन निकलेगा। $26.605। अब इस ट्रांसफर फंक्शन से आप कह सकते हो k इज ओमेगा एन स्क्वायर 707.85 and alpha
इज 2 जीटा ओमेगा n, ठीक है, 33.9 गया। आप लोगों का डिफरेंट कैसे आ रहा है? जीटा सेम नहीं आ रहा क्या? बताओ एक बार, जीटा सेम नहीं आ रहा क्या? वन बाय 2.08 निकाला मैंने, फिर आंसर का स्क्वायर किया मैंने, 0.23114, सही है। मेरे ख्याल से मेरा ज़्यादा एक्यूरेट है जीटा की। अच्छा मैंने रूट नहीं लिया यार, ओहो, ये जीटा स्क्वायर आया है ना, रूट भी लेना पड़ेगा ना, 0.798, और दूसरा क्या आ रहा था भाई? पॉइंट 36266, 0.602, तो ये हमें लेना पड़ेगा। ये 0.707 से बड़ा आ रहा है तो ये तो चलेगा नहीं। ट्वेंटी 22.036, 485.6, 26.54। अब सही है ना? ठीक है भाई, हाँ चल, कैलकुलेट ओमेगा सी एंड कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन इफ डीसी गेन इज 5। ओमेगा सी बताना है और ट्रांसफर फंक्शन बताना है अगर डीसी गेन 5 है। यहाँ पे ना ग्राफ मिस हो गया, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं, यहाँ ग्राफ भी गिवन होना चाहिए था। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है, फनल शेप्ड, ठीक है भाई, फनल शेप्ड आपका ग्राफ है। अब यहां पे क्या है कि ये दे रखा है कि ये वैल्यू आपकी 10 पे है, ये वैल्यू आपकी 10 पे है, ये वैल्यू आपकी k है, एंड दिस वैल्यू इज k/√2। कहां पे है ये? ओमेगा सी पे। ओमेगा सी बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ना। डीसी गेन आपको 5 दे रखा है। अब देखो भाई, ये जो ग्राफ दे रखा है मैग्नीट्यूड का, ऐसा ग्राफ ना कहां पे मिलता है, ये चीज अपने शॉर्ट नोट्स में भी डाल लेना। ऐसा ग्राफ मिलता है अनडैम्प्ड सिस्टम में। कहां मिलता है? अनडैम्प्ड सिस्टम में। इसमें क्या होता है, जीटा आपका 0 होता है, इसीलिए जो आपकी रेजोनेंस पीक होती है ना, दैट बिकम्स इंफिनिटी, और जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज बेसिकली ओमेगा एन। तो जीटा 0 रखते हो ना तो ऐसे इंफिनिटी तक चला जाता है मैग्नीट्यूड, दैट रिप्रेजेंट्स एन अनडैम्प्ड टाइप ऑफ अ सिस्टम। तो यानी यहां पे जीटा 0 होना चाहिए, डीसी गेन आपको 5 दे रखा है भाई, और आपसे ओमेगा सी निकलवा रहा है। अब ओमेगा सी का फॉर्मूला क्या था याद है? ओमेगा सी था
ओमेगा एन, आगे तो सारा आपका जीटा में ही था, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां 10 दिख रही है भाई ग्राफ में से, कितना आएगा देखना जरा, 15.537, ये आ गया। और ट्रांसफर फंक्शन बोल रहा है अगर डीसी गेन 5 है, देखो जीटा तो रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो, डीसी गेन मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है 500 बाय एस स्क्वायर प्लस 100। तो ये आप अपने नोट्स में रखिएगा कि अनडैम्प्ड सिस्टम से कैसे डील करते हो, ठीक है भाई, अनडैम्प्ड सिस्टम से कैसे डील करना है ये क्लियर होना चाहिए। चलो अब मैं लास्ट में आप लोगों को ना समराइज करा देता हूं फटाफट से चीजें। अब देखो भाई, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम लोग रिलेट करें, पहली चीज अगर मैं ये बोलूं कि टाइम डोमेन में जब तुम्हारा जीटा लेस देन 1 आता है, सिस्टम तुम्हारा अंडर डैम्ड होता है, तो पीक ओवरशूट बनता है विच इज e टू द पावर माइनस जीटा पाई, ऐसा होता है ना। वहीं फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, यहां पे जीटा जब लेस देन 1/√2 होता है, यहां पे तुम्हारे पास रेजोनेंस पीक बनती है 1/2 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये जो पीक ओवरशूट और रेजोनेंस पीक का जो ग्राफ होता है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कोरिलेशन ये होता है कि पीक ओवरशूट भी जीटा बढ़ने के साथ गिरता है और रेजोनेंस पीक भी जीटा बढ़ने के साथ गिरती है। अगर आप पीक ओवरशूट देखोगे ना, जीटा 0 पे अगर आप देखोगे, जीटा 0 पे दिस विल बी 1 और ये जीटा 1 तक गिरता ही रहेगा, 1 पे आके इट विल बिकम 0। लेकिन इसमें पता है क्या होगा, इसमें रेजोनेंस पीक की अगर आप बात करोगे तो 0 पे तो वो इंफिनिटी आती है और रेजोनेंस पीक सिर्फ 1/√2 तक देखने मिलती है, तो यहां तक ऐसे आएगी, इसके आगे 1 तक कांस्टेंट चलेगी, 1 के आगे भी कांस्टेंट चलेगी, ठीक है, कहीं तक भी ले जाओ ये कांस्टेंट जाएगी, कितने पे, 1 पे। और ये वाला जो ग्राफ है इसको आप ऐसे दिखाओ, ये 1 पे आके 0 हो गया, 0 हो गया, अब आगे 0 ही रहेगा, ओवरशूट इसके आगे बनेगा ही नहीं। तो यानी दोनों के अंदर आप एक चीज अगर नोटिस करें बेटा, तो जीटा बढ़ने के साथ दोनों घटते हैं, लेकिन पीक रेजोनेंस पीक कहां तक आती है, 1/√2। बेटा पीक कहां पे आ रहा है, देखो दिव्या, पीक आ रहा है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन के बराबर होती है अनडैम्प्ड सिस्टम में, पीक आपका यहीं तो आ रहा है 10 पे, पीक अगर 10 पे आ रहा है तो 10 हुई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा आर के बराबर है। जीटा का वैल्यू कैसे आया, जीटा का वैल्यू बेटा इस ग्राफ को देख के आया, ग्राफ अनडैम्प्ड है क्योंकि इसका रेजोनेंस पीक इंफिनिटी को जा रहा है। जब कोई ग्राफ इंफिनिटी को टेंड करता है ना उदय, तो वो अनडैम्प्ड का होता है क्योंकि वहां जीटा 0 होता है और इस एक्सप्रेशन से ये इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। ये समझ में आया भाई, रेजोनेंस पीक और पीक ओवरशूट आपके कोरिलेटेड होते हैं,
दे आर ऑल को रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो यहां पे टाइम डोमेन के अंदर ओमेगा डी आता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, और वहीं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या आता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है। माने कि जैसी टर्म्स आप टाइम डोमेन में डिफाइन करते हो वैसी वैसी टर्म आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आती जाती हैं। टाइम डोमेन में आपका राइज टाइम आता है, कितना होता है राइज टाइम, याद है? राइज टाइम हमारा कितना आया था, 1 + 0.7, वो तो आपका आया था डिले टाइम। राइज टाइम आया था आपका पाई माइनस पाई बाय ओमेगा डी, ये आया था राइज टाइम। यहां पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आती है आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एन। तो आप कह सकते हो ना राइज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, क्योंकि ओमेगा एन के प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है, और राइज टाइम आपका ओमेगा एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ दिखाइएगा, ये लो भाई, ये रहा ग्राफ, ऐसे ही तो आता है। बताओ बताओ भाई विक्रम, फटाफट बोलो क्या डाउट है। चलें फिर आगे, इतने विक्रम को डाउट सोचने देते हैं, ठीक है। टाइम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर है ना। दोनों आपके डोमेन जो होते हैं ना कोरिलेटेड रहते हैं, दोनों जो आपके डोमेन है मेरे बच्चों वो कोरिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो दोनों डोमेन के अंदर आप सिमिलर टर्म्स डिफाइन करते हो। इसमें देखो वैसे पीक ओवरशूट भी आ गया, सॉरी पीक रिस्पॉन्स भी आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आ गया, एक कट ऑफ ही रह गया, इसको भी शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, आपको पता रहेगा कि दोनों डोमेन आपके आपस में इंटरलिंक्ड है, क्लियर है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले पता रखना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।